हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बैंकिंग सीरीज वीडियो। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट द प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की रिक्वायरमेंट और इसके बैकग्राउंड के बारे में, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इतने साल आज़ादी के बाद और इतने सारे डेवलपमेंट होने के बाद स्टिल हम लोगों को न्यूज़ आती है कि बहुत सारे किसानों ने सुसाइड किया है इन डिफरेंट डिफरेंट का स्टेट्स में, इन डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो इसका मतलब है कि इवन दो वी हैव सो मेनी regulations and we have lot many guidelines to extend the credit to the or maybe loan to the needy sector, और जो वो जो एरियाज या वो जो लोग जो कि स्टिल अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं आर्थिक उन्नति की। अ, अ, तो इस तरह के जो नॉर्म्स हैं ये बहुत ही एक इसेंशियल पार्ट बन जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया। तो इसका इस जो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो इनिशिएशन था वो 1972 में जो है एक नेशनल क्रेडिट काउंसिल ने दिया था, ये जो कॉन्सेप्ट था। और इसको जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो 1974 में कमेटी बनाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको कि के एस कृष्ण स्वामी कमेटी बोलते हैं। तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही ये जो है 33.13% बैंकों को मैंडेटेड किया गया था कि जितना भी वो एडवांस कर रहे हैं उस एडवांस का 1/3 जो है वो आपका कुछ सेलेक्टिव सेक्टर को जाएगा। वो सेक्टर जो कि अभी भी मतलब बहुत पीछे थे इन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, खादी एंड ग्राम उद्योग, एजुकेशन एंड हाउसिंग सेक्टर्स या वीकर सेक्शंस। तो उन सेक्शंस को लैंडिंग करने के लिए एक स्पेशल एम्फेसिस दिया गया था विद दिस नॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, वो के एस कृष्ण स्वामी कमेटी थी, जो कि 1974 में इस कमेटी को बनाया गया था। और इस कमेटी ने 1/3 ऑफ जो जो भी बैंक लोन करते हैं टू डिफरेंट सेक्टर्स, उसमें से उसको उनको बोला गया था कि उसका 1/3 वो लोग भाग जो है वो इन प्राथमिक क्षेत्रों को देंगे। उसके बाद कालांतर में इस लिमिट को 33.13 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया था। फिर इसके बाद एक और कमेटी बनाई बनाई गई थी, जो कि 2012 में बनाई गई थी, जिसको कि एमवी नायर कमेटी बोलते हैं। इस कमेटी ने जो पीएसएल लैंडिंग के बारे में थोड़े से और सुधार किए थे, जिसमें कि उसमें फॉरेन बैंकों की जो ब्रांचेस थे उसको उन्होंने इंक्लूड किया था। इसमें कुछ सब टारगेट सेट किए गए थे, और जैसे एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर को हटाकर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी करके उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी थी। और कुछ तरह के कुछ मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी दिए थे कि अगर कुछ बैंक जो मुश्किल फेस कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटे बैंक थे या जो फॉरेन बैंक थे, कि वो इस टारगेट को अचीव करने में कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे थे, तो उनके लिए कुछ मार्केट ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट भी इस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए थे। तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए कि जो पीएसएल का जो जो मेन गाइडलाइंस आई थी वो के एस कृष्ण स्वामी कमेटी के द्वारा आई थी 1974 पे। और जो पीएसएल लैंडिंग के जो रिफॉर्म किए गए थे, जो जो इसके जो रिलेटेड रिफॉर्म्स थे, वो एमवी नायर कमेटी ने किए थे। तो दोनों कमेटी का डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर द बैंकिंग स्टूडेंट और इकोनॉमिक स्टूडेंट। अगर आप किसी तरह की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, आपका कोई साक्षात्कार है, तो मेरी जो ये 2-3 वीडियो है ये आपको एकदम थ्रू कर देंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आप मेरे जो भी प्रीवियस वीडियो वो ज़रूर देखिए, और आने वाले वीडियो जिसमें कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डिटेल में बताऊंगा, वो भी आपको हेल्पफुल रहेंगे फॉर योर preparations for interviews and written tests and maybe your descriptive examinations. तो now we will forward now I will come back to the topic कि पीएसएल का जो है किस तरह से बैंकों को इसको फॉलो करना होता है इन द करंट सिनारियोज। तो जो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू करी हैं अंडर मास्टर डायरेक्शंस, वो 28 नवंबर 2025 को इशू करी हैं। और रिसेंटली अगस्त के महीने में इसी साल उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, जो कि टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड मोर द मोर ऑपरेशनली कन्वीनियंट फॉर द बैंक्स। तो
जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको बताता हूँ कि किस तरह से किस किस सेक्टर, पहले जो सेक्टर जो जहाँ जो कि जो प्रायोरिटी या प्राथमिक अ, क्षेत्रों में आते हैं फॉर द दिस अंडर दिस सर्कुलर। तो मैं आपको वो सेक्टर बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है जिसमें कि मैक्सिमम एलोकेशन जाता है प्राइवेट सेक्टर का, वो है एग्रीकल्चर। इसमें टोटल 8 जो हैं सेक्टर्स हैं जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर घोषित किया गया। उसमें नंबर 1 पे है एग्रीकल्चर, नंबर 2 पे है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नंबर 3 पे है हाउसिंग, नंबर 4 पे है एजुकेशन, नंबर 5 पे है वीकर वीकर सेक्शन, नंबर 6 पे है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एनर्जी, और नंबर 8 है सम अदर सेक्टर्स एज वेल, जो अदर्स। इस तरह से ये जो 8 सेक्टर हैं या जो 8 सेगमेंट हैं सोसाइटी के, इन 8 सेक्टर्स को में ही जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मैंडेटेड किया है सारे बैंकों को भारत में, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्मेशन और ओरिजिनेशन, कि वो चाहे इंडिया के हों या बाहर को हों। इन 8 सेक्टर में जब भी वो लैंडिंग करेंगे, मतलब इन ओवरऑल इन देयर बुक्स, तो इन 8 सेक्टर को उनको प्राथमिकता देनी होगी जब भी वो अपने की लोन बुक क्रिएट करेंगे। तो अब ये जो मतलब अब वो किस तरह से वो परसेंटेज निकल के आती है, किस तरह से उसमें कैलकुलेशन होता है, मैं आपको वो नेक्स्ट उसमें बताता हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं आरबीआई के हिसाब से फॉर द कंप्लाई विद द पीएसएल रिक्वायरमेंट बाय द बैंक्स। तो अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनको हम दो कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, और दूसरी कैटेगरी ऑफ फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में 20 से कम ब्रांचेज हैं। तो जो ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग द फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पीएसएल की वो 40% है ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। और जो फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में 20 से कम ब्रांचेज हैं, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट 32% है, 32% ऑफ देयर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ये जो ANBC जो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट है, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया गया है। उस फार्मूले को मैं अपने स्क्रीनशॉट में इस तरह से अटैच कर दूंगा, नीचे आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि बैंकों की जो भी लोन बुक होती है, जो भी उनका क्रेडिट पोर्टफोलियो होता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो एफसीआरबी की स्कीम लॉन्च करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसके अगेंस्ट पे जो लोन दिए हैं उसको उस लोन के पोर्टफोलियो से निकाल दिया जाता है, जो कि बैंक का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो होता है। इसी तरह से जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ या दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है, उन्होंने जो जैसे नाबार्ड के साथ या एनएचबी के साथ कुछ जो उन्होंने रीडिस्काउंटिंग करी होती है अपने बिल्स की, उस तरह के लोन्स बुक को भी, या जो उन्होंने RIDF में कुछ प्लेसमेंट किया है टू मैनेज द शॉर्टफॉल ऑफ देयर पीएसएल लैंडिंग रिक्वायरमेंट, तो उस तरह के कुछ जो आपके बैलेंस शीट के आइटम होते हैं,
वो जो उनकी ग्रॉस लोन बुक होती है उससे प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैक क्रेडिट। तो उसका जो फार्मूला है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अपनी एक वीडियो में, और उसका जो स्क्रीनशॉट भी मैं अपने इस वीडियो में अटैच कर दूँ, वो इस तरह से है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है ANBC कंप्यूट होता है। और ये जो CEO BSC है, इसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। जनरली होता है क्या है कि जो स्पेशली जो फॉरेन बैंक होते हैं वो इंडिया में लोन तो कम करते हैं, पर अदर देन लोन के अलावा उनके पास और ट्रांजेक्शन्स भी होते हैं जो कि ऑफ बैलेंस शीट होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन्स किया है, या कोई फॉरेन करेंसी पोजीशंस लिए हैं डेरिवेटिव्स में, या उन्होंने कोई बैंक गारंटीज जिसको कि हम नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी बोलते हैं, जिसमें कि LCs और बीजी आती है, जिसमें कि बैंक डायरेक्टली अपने फंड्स नहीं लैंड करता है, बट एक तरह की नॉन फंड ट्रांजेक्शन्स करता है, जिसको कि हम ट्रेड ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं, जिसमें कि स्पेशली बैंक गारंटीज और LCs आती हैं। उस तरह का कोई एक्सपोजर है तो उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट, बिकॉज जो भी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी जो बैंक एक्सटेंड करता है अपने कस्टमर को, उसका क्रेडिट इक्विवेलेंट निकाला जाता है। तो इसमें से जो भी हाई होता है आपका जो ANBC या जो आपका क्रेडिट एक्सपोजर उसका जो इक्विवेलेंट है फॉर देयर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, जो भी उसका हाई होता है उस हाई का 40% बैंकों को नेसेसरली, वो जो मैंने 8 सेगमेंट बताए थे इकोनॉमी के, उन 8 सेगमेंट में अपना 40% एक्सपोजर करना पड़ता है। और इन केस अगर वो 40% को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उस तो RBI जो होता है उनको फिर उनका जब ऑडिट होता है उसके बाद उनको जो भी उनका शॉर्टफॉल मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, उस शॉर्टफॉल को उनको फुलफिल करने के लिए RBI के पास मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में, नाबार्ड के पास या सिडबी के पास या मुद्रा में उनके डिपॉजिट रखना पड़ता है, और जिसका रेट काफ़ी कम रहता है जनरली। वो मतलब जो उस पे जो उनको मिलता है ये वो अराउंड 2 या 3% के आसपास रहती है, मतलब वो काफ़ी बहुत ही लो रेट पे उनको जो है अपने फंड्स इन डिफरेंट एजेंसीज या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को देने होते हैं टू कंप्लाई विद द दिस PSL रिक्वायरमेंट। अब ANBC का कैलकुलेशंस और जो है और जो अन्य जो इसके सब ग्रुप हैं या सब लिमिट्स हैं इन दोज 8 सेक्टर ऑफ प्रायोरिटी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो कि बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बैठ रहे हैं या साक्षात्कार में बैठ रहे हैं। तो उनको ये PSL का जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो नाउ गोइंग फॉरवर्ड मैं इस टॉपिक को मतलब अगले वीडियो में इसके जो बाकी बचे एरिया से वो कवर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।